सोचिए, बस इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर जहां एक परिवार पिछले 60 या शायद उससे भी ज्यादा सालों से रह रहा हो। हाँ बिल्कुल, करीब 63 साल, मतलब 3 पीढ़ियां गुजर गई वहां। उस घर के आंगन में बच्चों का बचपन बीता है, शादियां हुई हैं और बुजुर्गों की विदाई भी वहीं से हुई है। वो सिर्फ एक मकान नहीं रहता फिर। एग्जैक्टली, वो उस परिवार के अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और फिर एक दिन अचानक से मकान मालिक सामने आता है और कहता है कि भाई मुझे अपना घर वापस चाहिए। और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। बिल्कुल। अब एक तरफ तो 63 साल की भावनाएं हैं, एक पूरा इतिहास है, और दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा है जो कहता है कि मालिकाना हक किसी और का है। तो जब मामला अदालत में पहुंचता है तो कानून किसका साथ देता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और ये एक ऐसा टकराव है जो भारत के हर पुराने शहर में, हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा। सही बात है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि संपत्ति के विवादों को सिर्फ पैसों का मामला मान लेते हैं, पर असल में ये मानवीय भावनाओं और सख्त कानूनी अधिकारों के बीच का एक बहुत ही जटिल युद्ध है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी जटिलता की गहराई में उतरने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसके लिए। मैं भी। आज का विषय वाकई बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज हमारा पूरा फोकस भारत में किराएदारी और संपत्ति से बेदखली, जिसे हम इविक्शन कहते हैं, उसकी कानूनी प्रक्रिया पर है। हमारे पास बहुत सी स्रोत सामग्री है आज। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, रेंट एग्रीमेंट के नियम हैं, और सबसे अहम, हाँ, 1985 से लेके 2025 तक के भारत के सुप्रीम कोर्ट के वो ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने मकान मालिक और किराएदार के बीच एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन बनाया है। जी, और इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस पूरी व्यवस्था को समझें। क्या लंबे समय तक किसी जगह पर रहने से कोई किराएदार उसका मालिक बन सकता है? और कानून दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालतें सिर्फ कागजों को नहीं देखती। अच्छा। हाँ, वे संपत्ति के अधिकारों और समाज की स्थिरता के बीच एक बैलेंस खोजने की कोशिश करती हैं। कानून ये पक्का करता है कि ना तो मकान मालिक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे और ना ही किराएदार किसी की जीवन भर की कमाई पर अवैध कब्जा कर ले। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। मैं मकान मालिक के नजरिए से सोच रही थी। बताइए, मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा खून पसीने की कमाई से, तो क्या ये किराएदारी किसी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह है? नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन? वो कैसे? मतलब मैंने किसी को अपना घर किराए पर दिया, फिर एक दिन मेरा मूड बदल गया तो मैंने बस 1 महीने का नोटिस थमा दिया और कहा कि भाई सब्सक्रिप्शन कैंसिल, अब आप मेरा घर खाली कर दीजिए। क्या कोई अपनी मर्जी से जब चाहे किराएदार को निकाल सकता है? कानूनी नजरिए से देखा जाए तो किराएदारी बिल्कुल भी किसी सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह काम नहीं करती। अच्छा। भारत में खासकर उन राज्यों में जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हैं, बेदखली के लिए सिर्फ मकान मालिक की इच्छा या उसका मूड होना काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? कानून इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस और प्रमाणित आधार मांगता है। वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। मुझे ना इसी बात पे थोड़ी उलझन होती है। मतलब अगर संपत्ति मेरी है, मैंने उसे अपने पैसों से खरीदा है, उसकी ईएमआई मैं भर रही हूं, तो मुझे अपनी ही संपत्ति वापस पाने के लिए कानून को कोई विशेष आधार क्यों बताना चाहिए? ये तो प्रॉपर्टी के जो बेसिक राइट्स हैं उनके ही खिलाफ लगता है। आपका ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, कोई भी ऐसा ही सोचेगा। लेकिन यहाँ कानून को सिर्फ एक व्यक्ति के नजरिए से काम नहीं करना होता। तो फिर वो कैसे देखता है इस चीज को? उससे एक बड़े सामाजिक ढांचे को देखना होता है। जरा सोचिए कि इसका नतीजा क्या होगा अगर हर मकान मालिक बिना किसी ठोस कारण के जब चाहे किराएदार को रातों रात निकाल दे। काफी अफरा तफरी मच जाएगी। बिल्कुल, समाज में एक भयंकर अस्थिरता पैदा हो जाएगी, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए कानून ये तय करता है कि बेदखली केवल तभी हो सकती है जब किराएदार ने कोई बड़ी गलती की हो, या फिर मकान मालिक की कोई बहुत ही वास्तविक मजबूरी हो। ठीक है, चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। तो वो गलतियां या आधार आखिर हैं क्या? मतलब किराएदार को किस बिना पर निकाला जा सकता है? सबसे आम और मजबूत आधार तो यही है, किराए का भुगतान न करना। मतलब कितने टाइम तक? 1-2 दिन लेट हो जाए तो? नहीं, 1-2 दिन नहीं। अगर कोई किराएदार लगातार 2 या 3 महीने से अधिक समय तक किराया नहीं चुकाता है तो ये बेदखली का सीधा कारण बनता है। अच्छा, और क्या कारण है? दूसरा बड़ा आधार है रेंट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करना। इसका कोई उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने घर रहने के लिए किराए पर लिया, लेकिन अंदर कोई कमर्शियल काम या कोई छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी। ओ, मतलब अगर मैं चुपचाप अपने कमरे को बुटीक में बदल दूं तो वो एग्रीमेंट का उल्लंघन है। बिल्कुल है। या फिर बिना मकान मालिक की इजाजत के वो घर किसी तीसरे व्यक्ति को आगे किराए पे दे दिया जाए, जिसे हम कानूनी भाषा में सबलेटिंग कहते हैं। हाँ, सबलेटिंग। और इसके अलावा संपत्ति को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना, जिसे स्ट्रक्चरल डैमेज कहते हैं, या फिर उस जगह पर कोई अवैध या गैर कानूनी गतिविधि करना। वो तो खैर समझ आता है, अगर इलीगल काम हो रहा है तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, और लीज या एग्रीमेंट की जो अवधि है उसका पूरी तरह खत्म हो जाना भी एक आधार है। ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा एक और सबसे अहम आधार है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं कोर्ट में। वो क्या है? वो है बोनाफाइड नीड, यानी वास्तविक जरूरत। मतलब मकान मालिक की खुद की या उसके परिवार की कोई सच्ची जरूरत, या फिर अगर संपत्ति इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसे तोड़कर दोबारा बनाना ही पड़ेगा। तो स्पष्ट नियम ये है कि सिर्फ मुझे अपना घर चाहिए या बिना किसी आधार के बेदखली संभव नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एकदम पक्का और वैलिड आधार है। किराएदार ने 3 महीने से किराया नहीं दिया है और अग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब आगे क्या मैं सीधे जाकर उसके घर का ताला तोड़ सकती हूँ और उसका सामान बाहर फेंक सकती हूँ? अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप अपनी संपत्ति के मामले में खुद पुलिस या जज बन सकते हैं। लेकिन घर तो मेरा है ना? घर आपका है, लेकिन ताला तोड़ना या सामान बाहर फेंकना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो किराएदार उल्टा मकान मालिक पर क्रिमिनल केस दर्ज कर सकता है। अच्छा, क्रिमिनल केस? बिल्कुल, ट्रेसपासिंग और चोरी का इल्जाम लग सकता है। तो फिर आज के डिजिटल युग की बात करते हैं। क्या मैं उसे बस व्हाट्सएप पर एक कड़क सा मैसेज भेज दूं कि भाई अगले महीने की 1 तारीख तक घर खाली कर देना, और उस पर वो ब्लू टिक भी आ जाए, तो क्या सच में कोर्ट उसे कानूनी नोटिस मान लेगा? नहीं, व्हाट्सएप मैसेज को कानूनी नोटिस मानना इतनी साधारण बात नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए, भारत का IT एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी कानून तो डिजिटल कम्युनिकेशन को पूरी तरह से लीगल मान्यता देता है ना? हाँ, देता है। आजकल तो बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ईमेल पर हो रहे हैं, तो फिर किराए के विवाद में संपत्ति का कानून 19वीं सदी में क्यों अटका हुआ है? व्हाट्सएप के ब्लू टिक को कानूनी सबूत क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि किराएदारी और बेदखली के मामले सामान्य कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं चलते हैं। तो फिर किस कानून से चलते हैं? ये चलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, और इस कानून के सेक्शन 106 के तहत नोटिस देने की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। अच्छा, तो व्हाट्सएप का कोई मतलब नहीं है? मतलब है, लेकिन व्हाट्सएप या ईमेल का मैसेज केवल और केवल तभी कानूनी नोटिस माना जाएगा जो आपके मूल रेंट एग्रीमेंट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हो। ओह, मतलब अग्रीमेंट में पहले से तय होना चाहिए। एग्जैक्टली। उसमें लिखा होना चाहिए कि किसी भी विवाद की स्थिति में डिजिटल कम्युनिकेशन को वैलिड माना जाएगा। अगर एग्रीमेंट में ये क्लॉज नहीं है तो IT एक्ट यहां आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो फिर सही तरीका क्या है? नियम बिल्कुल साफ है। आपको एक लिखित लीगल नोटिस भेजना होगा, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए, ताकि डिलीवरी का पक्का सरकारी सबूत हो। बिल्कुल। और इस नोटिस में साफ साफ बताना होता है कि बेदखली का आधार क्या है और खाली करने के लिए कितना समय दिया जा रहा है। ये समय आमतौर पर कितना होता है? आमतौर पर ये 15 से 30 दिन का समय होता है। मतलब सब कुछ पूरी तरह से कागजी कार्रवाई और तय सरकारी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। जी। चले, मैंने रजिस्टर्ड पोस्टे नोटिस भेज दिया, 30 दिन बीत भी गए, लेकिन किराएदार टस से मस नहीं हुआ, उसने घर खाली नहीं किया। अब मकान मालिक के पास क्या रास्ता बचता है? ऐसी स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। तो मैं सीधे सिविल कोर्ट चली जाऊं? नहीं, यहां भी एक बहुत बड़ी कानूनी बारीकी है। आप सीधे किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, तो कहाँ जाना होगा? अगर वो संपत्ति किसी ऐसे राज्य में है जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, तो आपको रेंट कंट्रोलर या रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। और वहां क्या क्या ले जाना होगा? आपको वहां अपने सारे पुख्ता दस्तावेज पेश करने होंगे, जैसे मूल रेंट एग्रीमेंट, नोटिस की कॉपी, स्पीड पोस्ट की रसीद और किराए की पुरानी रसीदें, जिससे साबित हो कि किराया आना बंद हो गया है। साथ ही संपत्ति पर आपके मालिकाना हक का प्रमाण भी चाहिए होगा। फिर क्या होता है? इसके बाद कोर्ट समन भेजेगा, सबूतों की जांच होगी, सुनवाई होगी और फिर जाकर आदेश जारी होगा। और आदेश न मानने पर? पुलिस की मदद ली जा सकती है। लेकिन यही वो जगह है जहां पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है ना? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने सुना है कि पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट वाले राज्यों में, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र या यूपी में, इस प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं।
हाँ, ये तो सच है। बल्कि कभी कभी तो दशक लग जाते हैं। खासकर अगर कोई एनआरआई मकान मालिक है जो विदेश में रहता है, उसके लिए तो भारत आकर तारीखों पर तारीखें भुगतना लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट थे ना, वो दशकों पहले सामाजिक न्याय के नाम पे बनाए गए थे। इसलिए वे किराएदारों को बहुत ज्यादा सुरक्षा देते हैं। प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि कई बार मकान मालिक हारी मान लेते हैं। बाप रे। लेकिन इस पूरी तस्वीर को बदलने के लिए ही अब मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 लाया गया है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये नया कानून पुरानी व्यवस्था से अलग कैसे है? बहुत अलग है। जिन राज्यों ने इस नए मॉडल एक्ट को अपना लिया है, वहां सिविल कोर्ट या पुराने ट्रिब्यूनल के झंझट ही खत्म हो गया है। तो अब सुनवाई कहाँ होती है? वहां अब रेंट अथॉरिटी के पास जाना होता है और प्रक्रिया बहुत तेज है। इस नए कानून के तहत बेदखली के मामलों की सुनवाई 60 दिन के भीतर पूरी करने का प्रावधान है। वाह, सिर्फ 60 दिन? हाँ, और सबसे बड़ी बात, अगर किराएदार घर खाली नहीं करता है तो बेदखली के आदेश के साथ साथ मकान मालिक अपने बकाया किराए यानी अरेयर्स की रिकवरी का भी दावा कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरफ बरसों चलने वाले पुराने केस और दूसरी तरफ कुछ हफ्तों में फैसला सुनाने वाला नया कानून। बिल्कुल, ये व्यवस्था को काफी पारदर्शी बना रहा है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया चाहे कितनी भी तेज हो जाए, यहां से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अदालत में एक बहस हमेशा सबसे लंबी चलती है। आप किस बहस की बात कर रही हैं? जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, बोनाफाइड नीड या वास्तविक जरूरत। हाँ। जब मामला जज के सामने आता है तो वो ये कैसे तय करते हैं कि मकान मालिक सच बोल रहा है? मतलब कोई भी कह सकता है कि मुझे अपने बेटी के लिए ये दुकान चाहिए। अदालत ये कैसे जांचती है कि ये जरूरत असली है या सिर्फ एक बहाना है? ये कानूनी बहसों का सबसे पेचीदा हिस्सा है। कोर्ट ये देखता है कि मकान मालिक की मांग महज एक सामान्य इच्छा है, जिसे हम डिजायर कहते हैं, या फिर एक सच्ची आवश्यकता है। तो इसका कोई पैमाना है क्या? हाँ, इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के PON एंड सन्स जैसे कई मामलों में मानक तय किए हैं। क्या मानक है वो? कोर्ट का नजरिया ये होता है कि वो इस जरूरत को बहुत कठोरता से ना देखे, एक उदार व्याख्या या लचीला रुख अपनाए। अगर मकान मालिक साबित कर दे कि उसे या उसके परिवार को वास्तव में जगह की कमी है, तो कोर्ट उसकी बात मान लेता है। इसी बात पे मुझे वो चौंकाने वाला मामला याद आ रहा है। 2025 का ही एक ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुरलीधर अग्रवाल बनाम महेंद्र प्रताप काकन। हाँ, 63 साल पुरानी किराएदारी का मामला। बिल्कुल, अगर कोई परिवार किसी घर में 63 साल से पीढ़ियों से रह रहा है तो अचानक उन्हें निकाल देना मानवीय दृष्टिकोण से बहुत कठोर लगता है। मकान मालिक ने अपने विकलांग बेटे की जरूरत का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस परिवार को बेदखल करने का आदेश दे दिया। क्या कोर्ट केवल कागजों को देखता है? क्या इतने सालों की बसावट की कोई कीमत नहीं है? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि अदालतें भावनाओं और कानूनी अधिकारों को बिल्कुल अलग-अलग रखती हैं। मतलब भावनाएं एक तरफ और कानून एक तरफ। जी, 63 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि किराएदारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो मालिकाना हक को खत्म नहीं कर सकती। जब मूल मकान मालिक के कानूनी वारिस, जो इस केस में उनका विकलांग बेटा था, उसकी वास्तविक और प्रमाणित जरूरत सामने आई, तो अदालत ने उस जरूरत को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसे मामलों में किराएदार ये तर्क क्यों नहीं दे सकता कि देखिए, इस शहर के दूसरे कोने में आपकी एक और प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, आप अपने बेटे का काम वहां शुरू करवा दीजिए ना, हमें क्यों जाग रहे हैं? ये तर्क अदालत में कई बार दिया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अच्छा। हाँ, 2016 के भूपिंदर सिंह बावा केस और 2025 के ही मुंबई प्रॉपर्टी केस में अदालत ने बहुत ही सख्त शब्दों में यह स्थापित किया है कि एक बार जब मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत साबित कर देता है, तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार सर्वोपरि हो जाता है। कोई किराएदार मकान मालिक को ये नहीं बता सकता कि वो कौन सी संपत्ति इस्तेमाल करे, अपना बिजनेस कहाँ शुरू करे या कहाँ रहे। मतलब किराएदार मकान मालिक को कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन या वैकल्पिक सुझाव नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं दे सकता। अदालत का स्पष्ट मानना है कि मकान मालिक अपनी जरूरत और अपनी संपत्ति का सबसे अच्छा जज है। ये तो आवासीय संपत्ति यानी घरों की बात हो गई, लेकिन क्या यही नियम कमर्शियल संपत्तियों पर भी लागू होता है? आप दुकानों की बात कर रही हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, घर से निकाले जाने पर इंसान दूसरा घर ढूंढ सकता है, लेकिन अगर किसी की दुकान छिन जाए तो वो सिर्फ एक जगह नहीं, उसकी रोजी रोटी छिनने जैसा है। तो क्या कानून दुकानदारों को थोड़ी ज्यादा सुरक्षा नहीं देता?
ये आपने बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया है। और आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब कानून वाकई में कमर्शियल किराएदारों को ज्यादा सुरक्षा देता था। अच्छा, वो कैसे? दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में एक बहुत ही पुराना नियम था कि आप वास्तविक जरूरत के आधार पर केवल अपनी रिहायशी संपत्ति खाली करवा सकते हैं। मतलब सिर्फ घर? हाँ, अगर आपकी कोई दुकान किराए पर है तो आप अपनी जरूरत का हवाला देकर उसे खाली नहीं करवा सकते थे। अरे, ये तो मकान मालिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय लगता है। ये बिल्कुल अन्याय था और इसी को 2008 के ऐतिहासिक सत्यवती शर्मा केस में चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने इस भेदभावपूर्ण नियम की गहराई से जांच की और पाया कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। लॉजिकल है। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की जरूरत सिर्फ रहने के लिए थोड़ी ना होती है, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भी तो हो सकती है। बिल्कुल। इस फैसले के बाद उस पुराने नियम को रद्द कर दिया गया और अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकों को भी अपनी दुकानें वापस पाने का समान अधिकार मिल गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सब बातों को सुनकर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान पर बहुत लंबे समय तक कब्जा जमाए रखे तो वो कानूनी तौर पर उसका मालिक बन जाता है। हमने 63 साल वाले केस की बात की। अगर कोई इंसान 50-60 साल तक किसी घर में रह रहा है तो क्या उससे मालिकाना हक नहीं मिल जाना चाहिए? जिसे लोग मालिकाना हक मान लेते हैं ना, वो असल में एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत है। हाँ, एडवर्स पोजेशन। और किराएदारी के मामले में ये भारतीय संपत्ति कानून की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल केस में इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्या कहा कोर्ट ने? अदालत ने साफ कहा है कि कोई किराएदार चाहे 5 साल रहे या 50 साल, वो कभी भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन ये एडवर्स पोजेशन काम कैसे करता है और ये किराएदारों पर लागू क्यों नहीं होता, ये मुझे समझना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति किसी खाली पड़े प्लॉट का ताला तोड़कर जबरन अंदर घुस जाता है। ठीक है। जिस पल वो ताला तोड़ता है उसी पल से कानून की नजर में एक घड़ी शुरू हो जाती है। अगर मालिक 12 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो वो कब्जा करने वाला व्यक्ति एडवर्स पोजेशन के तहत मालिकाना हक का दावा कर सकता है, क्योंकि उसने शुरुआत से ही मालिक को चुनौती दी थी। राइट। एग्जैक्टली। लेकिन किराएदार के मामले में क्या होता है? एक किराएदार ताला तोड़कर नहीं घुसता, वो तो अग्रीमेंट से आता है। बिल्कुल, वो मकान मालिक की पूरी सहमति और एक अग्रीमेंट के तहत अंदर आता है। चूंकि वो अनुमति से लिया गया कब्जा है, इसलिए मालिक को चुनौती देने वाली वो कानूनी घड़ी कभी शुरू ही नहीं होती। ओह, तो जब अनुमति हमेशा से थी तो कब्जा कभी अवैध हो ही नहीं सकता। सही कहा। इसलिए समय चाहे कितना भी बीत जाए, किराएदार का दर्जा हमेशा किराएदार का ही रहेगा। ये तर्क तो बहुत ही स्पष्ट है। शुरुआत लीगल थी तो वो अचानक एडवर्स नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पर मेरा दिमाग चकरा जाता है। क्यों? क्या हुआ? एक तरफ आप कह रहे हैं कि किराएदार कभी मालिक नहीं बन सकता, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास 1985 के ज्ञान देवी आनंद केस और 1989 के एच.सी. पांडे केस के फैसले हैं। हाँ। इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किराएदारी कोई सामान्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक वारिस योग्य अधिकार या हेरिटेबल राइट है, जिसका मतलब है कि मूल किराएदार की मौत के बाद उसके बच्चे उस किराएदारी के हकदार बन जाते हैं। जी बिल्कुल बनते। तो मेरा सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे काम करती हैं? अगर किराएदार मालिक है ही नहीं तो उसके बच्चे विरासत में क्या ले रहे हैं? ये भारतीय कानून की एक बहुत ही खूबसूरत बारीकी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें स्वामित्व के अधिकार यानी ओनरशिप राइट और किराएदारी के अधिकार यानी टेनेंसी राइट के बीच एक लकीर खींचनी होगी। वो कैसे? इसे एक वीआईपी क्लब की मेंबरशिप की तरह सोचिए। वीआईपी क्लब की मेंबरशिप? अच्छा, समझाइए। कि उसका बेटा वो कार्ड विरासत में पा सकता है। ठीक है। अब उस कार्ड से बेटे को क्या मिलता है? उसे क्लब के अंदर जाने का, उसी टेबल पर बैठने का और उसी मासिक फीस को चुकाने का अधिकार मिलता है। लेकिन क्या वो बेटा उस क्लब का मालिक बन जाता है? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। बस यही किराएदारी का वारिस योग्य अधिकार है। ज्ञान देवी आनंद केस में अदालत ने यही कहा कि कानूनी वारिस जॉइंट टेनेंट्स बन जाते हैं। मतलब वो ईंट, गारे या जमीन के मालिक नहीं बनते? बिल्कुल नहीं। उन्हें विरासत में सिर्फ किराएदार बने रहने का अधिकार मिलता है। वे उसी किराए और उन्हीं शर्तों पर उस घर में रह सकते हैं। अच्छा, अब समझ आया। और इस रिश्ते को साबित करने के लिए जो रेंट की रसीदें होती हैं ना, वो सबसे बड़ा हथियार होती हैं।
2025 के कर्नाटक रेंट एक्ट केस में भी यही बात दोहराई गई थी। क्या कहा गया था उसमें? यही कि हर महीने कटने वाली रेंट की रसीद इस बात का प्राथमिक सबूत है कि जो व्यक्ति पैसे दे रहा है वो जगह का मालिक नहीं है, बल्कि केवल उसे इस्तेमाल करने का अधिकार खरीद रहा है। तो अगर इन सभी कानूनी धागों को एक साथ पिरोया जाए तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल। भारत में बेदखली का कानून किसी की मन मर्जी या सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। मकान मालिकों को सही कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए और दूसरी तरफ किराएदारों को ये समझना चाहिए कि लंबे कब्जे का मतलब मालिकाना हक नहीं होता। सही कहा। और समय के साथ कानून भी बदल रहा है, जहां अब वास्तविक जरूरत को ज्यादा व्यवहारिक ढंग से देखा जाता है। इस पूरी चर्चा से हमें ये तो समझ आ गया कि नए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के आने से चीजें कितनी बदल रही हैं। जहां पहले सालों लगते थे, वहां अब 60 दिन में फैसले की बात हो रही है। हाँ, तेज और पारदर्शी न्याय हर समाज की जरूरत है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ नए सवाल भी तो लाता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार मैं आज सबके सामने रखना चाहता हूँ। बताइए। जरा भारत के पुराने शहरों के बारे में सोचिए। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियां, मुंबई के पुराने चौल या लखनऊ के ऐतिहासिक बाजार। उनका एक अलग ही चार्म है। इन शहरों की पहचान उन छोटे छोटे परिवारों और दुकानदारों से हैं जो पीढ़ियों से वहां बसे हुए हैं, मामूली सा किराया दे रहे हैं। हाँ। वे सिर्फ किराएदार नहीं हैं, वे उन शहरों की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन चुके हैं। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आने वाले समय में पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट्स पूरी तरह खत्म हो जाएं और ये नया तेज रफ्तार वाला मॉडल एक्ट हर जगह लागू हो जाए तो क्या होगा? कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ये तेज कानूनी प्रक्रिया उन पुराने शहरों का सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा हमेशा के लिए नहीं बदल देगी? क्या हम अपनी पुरानी ऐतिहासिक पहचान हमेशा के लिए खो देंगे? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें सिर्फ कानूनी नजरिए से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कानूनी एफिशिएंसी की कीमत अपनी विरासत चुका कर देंगे? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। इस सवाल पर सोचने के लिए हम सबको थोड़ा समय चाहिए और इसी गहरे विचार के साथ हम अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल कानूनी विषय को इतनी आसानी से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत मजा आया। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।